उन दोनों की बातचीत सुनकर राकेश भी जाग गया था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास तो था ही, इसीलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकल गया। मालती ने जिस साल बीए का इम्तिहान पास किया था, उसी साल से उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में राकेश का पता चला, जो इंटर कॉलेज चंपतपुर में अंग्रेजी पढ़ाता है। वे दो भाई हैं। उनके पास 8 एकड़ जमीन है, जिस पर राकेश का बड़ा भाई खेती करता है। राकेश के घर वालों ने मालती को देखते ही शादी के लिए हाँ कह दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर मालती की मां ने कहा, बहन जी, अभी लड़के ने तो लड़की देखी नहीं है, उन्हें भी लड़की दिखा दी जाए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को ही एक साथ गुजारनी है। इस पर राकेश की मां ने जवाब दिया, हमारा राकेश बहुत सीधा और संकोची स्वभाव का है। हमने उससे लड़की देखने के लिए बार बार कहा, मगर उसने हर बार यही कहा, आप लोग पहले लड़की देख लीजिए, जो लड़की आपको पसंद होगी वही मुझे भी पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग राकेश की तारीफ करने लगे। केवल मालती ही मन मसोस कर रह गई। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि क्या केवल लड़के को ही हक है कि वह अपना जीवन साथी पसंद करे, लड़की को इसका हक नहीं है। उसे इतना भी हक नहीं है कि उसे जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे शादी के पहले एक झलक देख ले। शादी की तारीख तय होने के साथ ही परिवार में त्योहार का सा माहौल बन गया और देखते ही देखते बारात मालती के दरवाजे पर आ गई। मालती की सखियां उसे सजाकर जयमाल के लिए सजाए गए मंच की ओर लेकर पहुंची। मालती हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ जब मंच पर पहुंची तो वर पर नजर पड़ते ही वह सन्न रह गई। हड्डियों का ढांचा सिर पर मोड़ धरे उसके सामने खड़ा था। मालती का चेहरा अपने वर को देखकर उतर गया। उसकी इच्छा हुई कि वह जयमाल को तोड़कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवन साथी के बारे में, और यह कैसा जोड़ मिला है। मालती यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कस कर दबा दिया। उसकी चेतना लौटी और उसने बुझे मन से राकेश के गले में जयमाल डाल दी। वर को देखकर हर कोई उस पर टिप्पणी कर रहा था। उनकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात संभालते हुए कहा, कुछ लोगों की सेहत शादी शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो उसकी सेहत सुधर जाएगी। शादी के बाद मालती जब ससुराल पहुंची तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसके रूपरंग की खूब तारीफ हुई। उसकी ननद और जेठानी ने उसकी सुहागरात के लिए फूलों की सेज तैयार कराई और रात के 9:30 बजे वे दोनों मालती के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आईं। रात 10 बजे राकेश ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राकेश ने उसका घूंघट उठाया तो मालती का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह देर तक मालती का मुंह चूमता रहा और उसके शरीर को प्यार से सहलाता रहा। जब राकेश ने पहली बार संबंध बनाया तो वह 1 मिनट भी नहीं टिक सका। इसके बाद उस रात को उसने 2 बार संबंध बनाया, पर दोनों बार वह 1 मिनट से आधे मिनट के अंदर ही पस्त हो गया। मालती सारी रात प्यासी मछली की तरह छटपटाती रही। मालती 5 दिन तक ससुराल में रही और हर रात उसे ऐसे ही दुखदाई हालात से गुजरना पड़ा। मालती जब अपने मायके पहुंची तो अपनी मां और भाभी के गले लगकर खूब रोई। उसकी भाभी द्वारा रोने की वजह बार बार पूछे जाने पर उसने सारी बात उन्हें बता दी। 2 महीने बाद राकेश बड़े भाई सुरेश के साथ ससुराल गया और मालती को विदा करा कर ले आया। घर में पर्दा प्रथा होने के चलते भयंकर गर्मी में भी मालती को राकेश के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बरामदे में उसके जेठ जेठानी सोते थे और उसके सास ससुर छत पर सोते थे।
एक रात जब राकेश 1 मिनट में अपनी मर्दानगी दिखाकर खर्राटे भर रहा था और मालती काम की आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, तभी बरामदे में चारपाई के चरमराने और औरत के सीतकार की आवाज उसे सुनाई दी। यह आवाज तकरीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती हुई उसकी तड़प को बढ़ाती रही। अगले दिन फुर्सत के पलों में मालती ने अपनी जेठानी को बातों ही बातों में आभास करा दिया कि कल रात जब वह जेठ जी के साथ धमाचौकड़ी मचा रही थी तो वह जाग रही थी। मालती की जेठानी यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर सफाई देते हुए बोली, क्या करूं? रात में भोजन करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता है। मेरे शरीर को तो वे रुई की तरह धुन कर रख देते हैं। उस समय इनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती और घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। घंटों छोड़ते ही नहीं। मैं तो बेदम हो जाती हूँ और अगले दिन घर का काम निपटाने में भी मुश्किल हो जाती है। जेठानी की बात सुनकर मालती का मन हुआ कि वह अपनी छाती पीट ले, मगर उसने हंस कर कहा, तुम जेठ जी को मनमानी करने दो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। इस चर्चा का नतीजा यह हुआ कि उस रात मालती की जेठानी बरामदे में न लेटकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब उसके जेठ ने अपनी पत्नी से कहा, वहां क्यों गर्मी में सड़ रही हो, यहाँ बाहर ठंडी हवा में क्यों नहीं लेटती? आज मैं कमरे में ही लेटूंगी। तुम्हें वहां लेटना हो तो लेटो, जेठानी ने कमरे से ही जवाब दिया। मालती अपने कमरे में लेटी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। राकेश मालती को कुछ क्षणों में अपनी मर्दानगी दिखाकर हांफता हुआ एक तरफ को लुढ़क गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। मगर मालती को आधी रात तक नींद ही नहीं आई। इस बीच वह अपने कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसके जेठ खर्राटे भर रहे थे। बाथरूम से जब वह वापस लौटी तो जेठ की चारपाई के पास आकर उसके पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण रुककर पूरे घर का जायजा लिया। घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे इत्मीनान हो गया कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। वह हिम्मत करके सुरेश की चारपाई पर उससे चिपक कर लेट गई। नशे में चूर सुरेश की नींद जल्दी ही खुल गई और उसने मालती को दबोचकर संबंध बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही मालती की झिझक दूर हो गई और वह भी सुरेश का साथ देने लगी। जब सुरेश की पकड़ धीमी पड़ी तब तक मालती संतुष्ट हो चुकी थी। पसीने से लथपथ सुरेश ने जब उसे छोड़ा तभी उसकी नजर मालती के चेहरे पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, तुम डॉट। तभी मालती ने सुरेश के मुंह पर हाथ रख कर कहा, आपने एक प्यासी की आज प्यास बुझाई है। आपके भाई तो किसी लायक है नहीं। मजबूरन मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आना पड़ा। मालती चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। इसके बाद से तो वह हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठकर सुरेश के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने लगी। सुरेश ने 2 से 3 बार तो संकोच का अनुभव किया, मगर फिर वह भी हर रात को मालती का इंतजार करने लगा। उसकी अपनी पत्नी तो बच्चे पालने में ही परेशान रहती थी। फिर उम्र के साथ ही उसका जोश भी कम होता जा रहा था। सर्दियों में मालती ने सुरेश से नींद की गोलियां मंगवा ली और रोजाना खाने में नींद की गोलियां डालकर राकेश और अपनी जेठानी को देने लगी। सुरेश अब दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात में राकेश के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता और मालती के साथ मजे लेता। मगर एक रात सुरेश की मां जब आंगन में शौचालय जा रही थी तभी सुरेश को मालती के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वे दबे पैर मालती के कमरे में गईं। राकेश खर्राटे भर रहा था। उन्होंने मालती को बाल पकड़कर उठाया और बोली, वर्जित फल खाते हुए शर्म नहीं आई तू, ओ कुलच्छिनी। मालती चोरी पकड़े जाने पर पहले तो सकपकाई, मगर फिर संभल कर बोली, भूख पर एक सीमा तक ही काबू रखा जा सकता है अम्मा। वर्जित फल स्वाद के लिए नहीं, मजबूरी में खाती हूं। तुम्हारे बेटे को तो औरत की जरूरत ही नहीं है। मैं उनके सहारे नहीं रह सकूंगी अम्मा। उन दोनों की बातचीत सुनकर राकेश भी जाग गया था।
उसे अपनी कमजोरी का एहसास तो था ही, इसीलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकल गया। बहुत देर से अपनी बीवी प्रेमा को सजता संवरता देख बलवीर से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्यों जी, आज क्या खास बात है? देखो जी, कहते हुए प्रेमा उसकी ओर पलटी। उसका जूड़े में फूल खोसता हुआ हाथ वहीं रुक गया। आपको कितनी बार कहा है कि बाहर जाते समय टोकाटाकी न किया करो, फिर भी आज मुझे जनप्रतिनिधि की ट्रेनिंग लेने जाना है। प्रेमा ने जूड़े में फूल खोस लिया। उसके बाद उसने माथे पर बिंदिया भी लगा ली। अरे हाँ, बलवीर को भी याद आया, कल ही तो चौधरी दुर्जन सिंह ने कहलवाया था कि इलाके के सभी जनप्रतिनिधियों को ब्लॉक दफ्तर में ट्रेनिंग दी जानी है। उसने होंठ-होंठ पर जीभ फिरा कर कहा। प्रेमा, जरा संभल कर, आजकल हर जगह का माहौल बहुत ही खराब है। कहीं, जानती हूं। प्रेमा ने मेज से पर्स उठा लिया। अच्छी तरह से जानती हूं। देख लो, बलवीर ने उसे चेतावनी दी, कहीं दुर्जन सिंह अपनी नीचता पर न उतर आए। अजी, कुछ न होगा, कहकर प्रेमा घर से बाहर निकल गई। प्रेमा जब 7वीं क्लास में पढ़ा करती थी, तभी से वह देश की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी थी। शादी के बाद वह गांव की औरतों से राजनीति पर ही बातें किया करती। कुरेद कुरेद कर वह लोगों के ख्याल जाना करती थी। इस साल के पंचायती चुनावों में सरकार ने औरतों के लिए कुछ रिजर्व सीटों का ऐलान किया था। प्रेमा चाहकर भी चुनावी दंगल में नहीं उतर पा रही थी। गांव की कुछ औरतों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करा दिए थे। तभी एक दिन उसके यहाँ दुर्जन सिंह आया और उसे चुनाव लड़ने के लिए उकसाने लगा। इस पर बलवीर ने खींचते हुए कहा था, नहीं चौधरी साहब, चुनाव लड़ना अपने बूते की बात नहीं है। क्यों भाई? दुर्जन सिंह ने पूछा था। ऐसी क्या बात हो गई? हमारे पास पैसा नहीं है ना? बलवीर ने कहा था। तू चिंता न कर, दुर्जन सिंह ने छाती ठोंक कर कहा था। वैसे इस चुनाव में ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, फिर भी जो भी खर्चा आएगा उसे पार्टी दे देगी। तो क्या यह पार्टी की तरफ से लड़ेगी? बलवीर ने पूछा था। हाँ, दुर्जन सिंह ने मुस्करा कर कहा था, मैं ही तो उसे पार्टी का टिकट दिलवा रहा हूं। फिर ठीक है, बलवीर बोला था। इस प्रकार प्रेमा उस चुनावी दंगल में उतर गई थी। सच में चौधरी दुर्जन सिंह ने चुनाव प्रचार का सारा खर्चा पार्टी फंड से दिला दिया था। प्रेमा भी दिन रात महिला मतदाताओं से मुलाकात करने लगी थी। उसका चुनावी नारा था, शराब हटाओ, देहात बचाओ। चुनाव होने से पहले ही मतदाताओं की हवा प्रेमा की ओर बहने लगी थी। चुनाव में वह भारी बहुमत से जीत गई थी। एक उम्मीदवार की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। तब से चौधरी साहब का प्रेमा के यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही होने लगा था। गांव से निकलकर प्रेमा सड़क के किनारे बस का इंतजार करने लगी। वहां से ब्लॉक दफ्तर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। बस आई तो वह उसमें चढ़ गई। बस में कुछ और सभापति भी बैठी हुई थी। वह उन्हीं के साथ बैठ गई। ब्लॉक दफ्तर में काफी चहल पहल थी। प्रेमा वहां पहुंची तो माइक से हेलो हेलो कहता हुआ कोई माइक को चेक कर रहा था। उस शिविर में राज्य के एक बड़े नेता भी आए हुए थे। मंच पर उन्हें माला पहनाई गई। उसके बाद उन्होंने लोगों की ओर मुखातिब होकर कहा, भाइयों और बहनों, आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यहां आप सबका स्वागत है। तजर्बेकार सभासद आपको बताएंगे कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है। इस शिविर में आप लोगों की मदद यही तजर्बेकार जनप्रतिनिधि किया करेंगे। आपको उन्हीं के बताए रास्ते पर चलना है। प्रेमा की नजर मंच पर बैठे चौधरी दुर्जन सिंह पर पड़ी। वह खास सभासदों के बीच बैठा हुआ था। समारोह खत्म होने के बाद दुर्जन सिंह प्रेमा के पास चला आया। उसने उससे अपनेपन से कहा, प्रेमा, जरा सुन तो। जी, प्रेमा ने कहा। दुर्जन सिंह उसे एक कोने में ले गया।
उसका हाथ प्रेमा के कंधे पर आते आते रह गया। उसने कहा, कल तुम मुझसे मेरे घर पर मिल लेना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। जी कहकर प्रेमा दूसरी औरतों के पास चली गई। ट्रेनिंग के पहले ही दिन इलाकाई जनप्रतिनिधियों को उनके फर्ज की जानकारी दी गई। राज्य के एक बूढ़े सभासद ने बताया कि किस प्रकार सभी सभासदों को सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद सभी चाय नाश्ता करने लगे। दोपहर बाद प्रेमा ब्लॉक दफ्तर से घर चली आई। उधर दुर्जन सिंह को याद आया कि जब पहली बार उसने प्रेमा को देखा था, उसी दिन से उसका मन डगमगाने लगा था। उसे पहली बार पता चला था कि देहात में भी हूरें हुआ करती हैं। आज दुर्जन सिंह बिस्तर से उठते ही अपने ख्यालों को हवा देने लगा। उसने दाढ़ी बनाई और शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। 60 साल की उम्र में भी वह नौजवान लग रहा था। आज दुर्जन सिंह की बीवी पति के मन की थाह नहीं ले पा रही थी। ऐसे तो वह कभी भी नहीं सजते थे। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्यों जी, आज क्या बात हो गई? क्या मतलब है तुम्हारा? दुर्जन सिंह ने मासूम बनते हुए पूछा। आज तो आप कुछ ज्यादा ही बंठन रहे हैं। अरे हाँ, दुर्जन सिंह ने मूंछों पर ताव देकर कहा, आज मैंने 2 से 3 सभासदों को अपने घर पर बुलाया है। उनसे पार्टी की बातें करनी है। फिर उनकी खातिरदारी कौन करेगा? चौधराइन ने पूछा। हम ही कर लेंगे, दुर्जन सिंह ने लापरवाही से कहा। उन्हें चाय ही तो पिलानी है ना? मैं बना दूंगा। ठीक है। चौधराइन भी बाहर जाने की तैयारी करने लगी। चौधराइन के बड़े भाई के यहाँ गांव में पोता हुआ था, उसे उसी खुशी में बुलवाया गया था। चौधराइन पति के पास आकर बोली, मैं जा रही हूं। ठीक है। दुर्जन सिंह उसे सड़क तक छोड़ने चल दिया। जब मन करे तब चली आना। अब दुर्जन सिंह घर में अकेला ही रह गया। प्रेमा को उसने सोच समझ कर ही बुलाया था। वह बार बार घड़ी देखता और मन के लड्डू फोड़ता। दुर्जन सिंह ने अपने कपड़ों पर इत्र छिड़का और खिड़की पर जा खड़ा हुआ। सामने से उन्हें अपना कारिंदा मोर सिंह आता दिखाई दिया। दुर्जन सिंह ने उससे पूछा, हाँ भाई, क्या बात है मालिक? कारिंदे ने कहा, कल रात जंगली जानवर हमारी फसल को बर्बाद कर गए। वह कैसे? वे मक्के के खेतों को नुकसान पहुंचा गए हैं। मोर सिंह ने बताया, मैंने बहुत हाक लगाई, तब जाकर कुछ फसल बच पाई। तू इस समय चला जा। दुर्जन सिंह ने बात को टालते हुए कहा, इस समय मेरे पास कोई खास मेहमान आने वाला है, मैं कल आऊंगा। ठीक है मालिक। मोर सिंह हाथ जोड़कर चल दिया। अब दुर्जन सिंह था और उसकी कुलबुलाती ख्वाहिशें थी। वह वहीं आंगन में एक कुर्सी पर बैठ गया और आंखें मूंद कर प्रेमा की छवि को अपनी आंखों में भरने लगा। चूड़ियों की खनक से दुर्जन सिंह ने अपनी आंखें खोली। सामने हूर की तरह खूबसूरत प्रेमा खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, आ प्रेमा, तेरी लंबी उम्र है। मैं अभी अभी तुझे ही याद कर रहा था। और सुना? दुर्जन सिंह उसकी ओर घूम गया। शिविर में तुमने कुछ सीखा या नहीं? बहुत कुछ सीखा है मैंने चौधरी साहब, प्रेमा ने हंसते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि तुझे मैं एक दबंग नेता बना दूं। दुर्जन सिंह उसके आगे चारा डालने लगा। जी, प्रेमा बोली। दुर्जन सिंह ने कहा, यह सब सिखाने वाले पर ही निर्भर करता है जी। देख प्रेमा, दुर्जन सिंह ने चालबाजी से कहा, सोना भी आग में तप कर ही चमका करता है। जी, अंदर चलकर बातें करते हैं। इतना कहकर दुर्जन सिंह कुर्सी से उठ गया। चलिए, कहकर प्रेमा भी उसके पीछे पीछे चल दी। बैठक में पहुंचकर दुर्जन सिंह ने प्रेमा को सोफे पर बैठा दिया और उसे एक बहुत बड़ा एल्बम थमा दिया। तब तक तू इसे देखती रह। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है, इसमें उन सभी का लेखा जोखा है। तुझे बड़ा मजा आएगा। आप भी बैठिए न, प्रेमा ने कहा। मैं तेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। दुर्जन सिंह ने कहा। चौधराइन जी नहीं है क्या? प्रेमा ने पूछा। अचानक ही आज उसे मायके जाना पड़ गया।
दुर्जन सिंह ने बताया। दुर्जन सिंह रसोई घर की ओर चल दिया। प्रेमा एल्बम के फोटो देखने लगी। तभी दुर्जन सिंह एक बड़ी प्लेट में ढेर सारी भुजिया ले आया और उसे टेबल पर रख दिया। साथ ही दुर्जन सिंह ने टेबल पर 2 गिलास और एक बोतल दारू रख दी। उसे देखकर प्रेमा बिदक पड़ी। आप तो, अरे भाई, यह विदेशी चीज है। दुर्जन सिंह मुस्करा दिया। यह लाल परी मीठा मीठा नशा दिया करती है। तो आप शराब पिएंगे? प्रेमा ने तल्खी से पूछा। मैं कभी कभी ले लेता हूँ। दुर्जन सिंह गिलासों में शराब उड़ेलने लगा। यह तो अच्छी बात नहीं है चौधरी साहब, प्रेमा नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली। प्रेमा रानी, इतना कहकर दुर्जन सिंह का भारी भरकम हाथ प्रेमा के कंधे पर आ लगा। प्रेमा ने उसका हाथ झिड़क दिया और बोली, आप तो बदतमीजी करने लगे हैं। दुर्जन सिंह ने शराब का घूंट भर कर कहा, इसे पीकर मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम भूल नहीं पाओगी। रातों रात आसमान को छूने लगोगी। प्रेमा चुप ही रही। दुर्जन सिंह ने उससे गुजारिश की, लो, कुछ घूंट तुम भी ले लो। दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाएंगी। मैं तो इसे छूती तक नहीं। प्रेमा गुस्से से बोली, लेकिन हम तो इसे गले लगाए रहते हैं। दुर्जन सिंह उसे बरगलाने लगा। प्रेमा ने नफरत से कहा, लानत है ऐसी जिंदगी पर। देख, दुर्जन सिंह के हाथ उसके कंधों पर फिर से जा लगे। तू मेरा कहा मान, मैं तेरी राजनीतिक जिंदगी संवार दूंगा। इतना सुनते ही प्रेमा दहाड़ उठी। आप जैसे पिता की उम्र के आदमी से मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मगर तब भी दुर्जन सिंह के हाथों का दबाव बढ़ता ही गया। प्रेमा शेरनी से बिजली बन बैठी। उसने एक ही झटके में चौधरी के हाथ एक और झटक दिए और दहाड़ी, मुझे मालूम न था कि आप इतने गिरे हुए हैं। दुर्जन सिंह खिसियाई आवाज में बोला, राजनीति का दलदल आदमी को दुराचारी बना देता है। तू मेरा कहा मान ले, तेरी 5 उंगलियां घी में रहा करेंगी। तुझे लोग याद करेंगे नहीं। प्रेमा जोर से चीख उठी, मैं अपने ही बूते पर एक दबंग नेता बनूंगी। इसके बाद वह झट से बाहर निकल गई। दुर्जन सिंह को लगा जैसे उसके हाथ से मछली फिसल गई हो।